जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीएसएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के व्याकरण से, जो कि उसका नाम क्या है, संधि। ठीक, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और संधि की परिभाषा क्या है, संधि होती कैसी है। ठीक, और संधि के पूरे भेद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल हमारे वीडियो पर बने रहिए। और अभी तक आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। उसके बाद हमारे वीडियो को अंत तक देखें। बीच में अगर आप स्किप भी किए तो हो सकता है वो जहाँ पर आप स्किप करें वहीं पर आपकी जानकारी का जो टॉपिक रहे वही चला जाए, तो क्या करेंगे आप, तो आप बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को देखते रहें और अंत तक बने रहें कि संधि की व्युत्पत्ति से संधि के भेद तक हम आपको पूरा आज बताएंगे। उसके बाद जब अगला वीडियो हम आप लोगों को बताएंगे तो यहाँ पर जो संधि के अलग अलग भेद हैं उन सभी भेदों को हम बताएंगे आपको। ठीक, तो हम आते हैं अपने सीधे टॉपिक पर, संधि पर। संधि की व्युत्पत्ति होती कैसी है। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं संधि जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सम और दूसरा शब्द है धी। पहला जो सम है ये सम उपसर्ग है, ठीक, और जो धी है ये मूल शब्द है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उपसर्ग और ये है मूल शब्द। ठीक, उपसर्ग मूल शब्द। यहाँ पर जो सम है उपसर्ग, इसका अर्थ होता है समान, और जो धी है इसका अर्थ होता है धारण करना। ठीक, समान धारण करना, ये दो अर्थ हो गए ना। अब उसके बाद इसकी जो विधि है पूरे तरीके से समझाने की, संधि सम और धी दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है समान और धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समान रूप से धारण करना ही संधि है। ये तो व्युत्पत्ति हो गई संधि की ना, कि संधि उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे दो शब्दों से, एक उपसर्ग से और एक मूल शब्द से। ठीक, जो कि यहाँ पर आप लोगों को अभी हमने बताया वो यहाँ पर हमने लिख दिया है ताकि हमारे बोलने पर तो आप लोग समझ ही जाएंगे, किंतु अगर लिखे रहेंगे तो आप लोग अपनी नोट्स में लिख सकते हैं साफ साफ बिना गलती किए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं संधि शब्द सम और धी दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है समान और धी का अर्थ है धारण करने वाला। अर्थात संधि शब्द का अर्थ हुआ समान रूप से धारण करना। ठीक, यहाँ पर समान रूप से धारण करना, अभी इसी को हम बार बार बताएंगे, आपको बार बार बताएंगे, हर जगह काम आएगा। सिर्फ आप लोग इतने को याद रखना, क्योंकि जब हम संधि करना स्टार्ट करेंगे, संधि पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जो हर एक प्रकार की संधियां हैं संधि पढ़ाएंगे, तब क्या होगा, इसी को बार बार हम बताएंगे। आप लोग अगर याद किए रहेंगे तो इसी का काम हर बार आएगा। तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाल लीजिए। ठीक, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे जरूरी है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर परिभाषा। परिभाषा क्या है इसकी, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं या दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा कैसे भी हो सकती है, सिर्फ वहां पर दो वर्ण होने चाहिए, उन्हीं दो वर्णों को मिलाना है, और जब वही दोनों मिल जाएंगे तो वहीं पर क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले हम यहीं पर आप लोगों को बता दें कि एक उदाहरण देकर संधि होती कैसी है, उसके बाद हम संधि के भेद पर आएंगे। ठीक, यहां पर आप लोग देखिए, एक शब्द है विद्यालय, यहां पर लिखे तो ऊपर, यहां पर आप लोग देख रहे हैं विद्यालय। हमेशा आप लोग पढ़े होंगे, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। ठीक, यहाँ पर आप लोग विद्यालय शब्द देख रहे हैं जो कि ये संधि है। ठीक, यहाँ पर संधि है, संधि अभी ये है, संधि विच्छेद कर रहे हैं पहले, उसके बाद वहां से फिर से संधि करके बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पर देख रहे हैं विद्या,
इसका संधि विच्छेद होता है विद्या धन आलय। ठीक, अब देखो हमने जो अभी आपको बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, यानी कि महत्वपूर्ण जो है, समान रूप से धारण करना। किसके समान रूप धारण करना, यानी कि किसके समान अर्थ होना चाहिए? संधि के समान अर्थ होना चाहिए। किसका? संधि विच्छेद का। तभी क्या होगी? संधि होगी, तभी सही संधि होगी, नहीं तो गलत संधि हो जाएगी। यहाँ पर देखिए विद्या धन आलय दो शब्द है, यानी कि दो पद हो गए ना। यहाँ पर एक है संधि, यहाँ पर दो हो गए। इन्हीं दोनों में समझौता कराना है, यानी कि इन्हीं दोनों में मेल करवाना है। इन्हीं दोनों के जब हम मिला देंगे आपस में, यानी कि दो वर्णों के मेल से ना, यहाँ पर दो वर्ण देख रहे हैं आप लोग, इन्हीं दोनों वर्णों को हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये विद्या है और ये आलय, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों वर्णों में संधि होगी, इन्हीं दोनों वर्णों का मेल होगा। अब आप देखिए इनको भाई समझौता ही तो कराना है। हाँ, जैसे दो लोगों में विवाद होता है, कोई एक आके संधि करा देता है, यानी कि समझौता करा के चला जाता है, और वो दोनों आपस में फिर लड़ते नहीं हैं, तभी तो अच्छी संधि होती है, गलत नहीं होती। वैसे ही आप लोगों को हम बताने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं विद्या और दूसरा है आलय। विद्या में अंतिम वर्ण क्या है? विद्या जो शब्द है पहला पद है, अंतिम वर्ण क्या है? दा है। यहाँ पर दा है ना, देख रहे हैं, दा में एक स्वर लगा है, स्वर लगा है ना, यहाँ भी, तो हम यही स्वर उतारेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता। देखिए स्वर उतार लिए, आ है ना भाई, किसी में अगर स्वर लगा है तो स्वर ही तो निकाला जाएगा, अंतिम वर्ण वही होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस, और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण हमने कहा, तो प्रथम वर्ण क्या है? यहाँ भी बड़ा आ ही है। और जब बड़ा बड़ा आ मिलकर किसी बड़े का निर्माण करते हैं, ठीक, यहाँ पर बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ ही होता है। इन दोनों में संधि हुई और प्राप्त क्या हुआ? आ प्राप्त हुआ। आ को हम जब संधि में लिखते हैं तो स्वर के रूप में लिखते हैं, यानी कि मात्रा के रूप में, यानी कि ये जो स्वर है इसके चिन्ह के रूप में लिखते हैं। अब ये तो भाई मेल करवाना था दो वर्णों का। यहाँ फिर देख रहे हैं दो वर्ण हैं, दो वर्णों के योग से संधि बनती है। यहाँ पर देखिए इन्हीं दोनों वर्णों का हमने मिलन करवा दिया, इन्हीं दोनों में संधि करवा दी, तो प्राप्त क्या हुआ? बड़ा आ। ठीक, अब देखिए बचा क्या यहाँ पर? विद। क्या बचा? विद। वो भी जब यहाँ पर देखिए दा से स्वर निकल आया है तो ये आधा ही तो होगा। जैसे दाल बनती है या सब्जी बनती है, ठीक, सब्जी में अगर नमक ही ना डाला जाए तो सब्जी का स्वाद कैसा होगा? स्वादहीन है ना। वैसे ही जो विद्या है, दा में स्वर लगा है, स्वर अगर निकाल दिया जाए उस वर्ण से तो ये आधा ही होगा, यानी कि ये अर्थहीन हो गया, विद का कोई अर्थ नहीं। वैसे जैसे सब्जी बिना नमक के अधूरी है, वैसे ये स्वर के बिना अधूरा है दा। तो अभी यहाँ पर तो संधि करवाना ही है। ये विद हो गया आधा, और ये क्या है? जब ये दूसरे पद से प्रथम वर्ण निकल आया, यानी कि पहला ये तो ये भी स्वर है, ये भी निकल आया, तो क्या बचा? लय। लय बचा ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं विद धन लय। क्या ये विद्यालय है? अभी कहाँ है, अभी तो सब अधूरा ही है ना। अब मेन पॉइंट यहीं पर आता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। इतना ही आप समझ ले गए तो आप लोगों को संधि करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए विद धन आलय, अब यहीं पर आती है संधि की बात। ठीक, यहीं पर आती है संधि की बात। ये जो हम संधि किए हैं, संधि तो हो गई है पहले हमारी, अब हम उसको और अच्छे से समझ रहे हैं ना, पूरा तोड़कर। ठीक, पूरा निचोड़ आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ये संधि से हमें क्या प्राप्त हुआ था? एक स्वर, और इसकी जो मात्रा होती है, यानी कि इसका चिन्ह आ की मात्रा एक लाठी होती है, बस मात्र एक लाठी। अब देखिए
यही आके समझौता कराएगा। देख रहे हैं ये विद, ऐसे हमने उतार लिया यहाँ पर विद, ठीक। अभी तो हमने पूरा पूर्ण रूप से नहीं उतारा, ये आधा है ना, आधा क्यों नहीं उतारा? क्योंकि अब यहीं पर तो संधि करवानी है। अब इसमें हमें स्वर को डालना है, जो संधि हुई है पहले, संधि हुई है, क्या मिला है? आ, यानी कि ये जो इसकी मात्रा होती है, यानी कि इसका चिन्ह इस स्वर की, तो क्या होगा? बड़ा, हमने लगा दिया विद्या, ठीक। अब प्लस की चिन्ह आवश्यकता नहीं है, यानी कि धन की आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संधि हो चुकी है। अब इस हम जोड़ को हटा देंगे, जब संधि हो जाती है तो जुड़ जाते हैं ना। तो यहाँ पर अब बिना प्लस किए अब हम सीधे से इस शब्द को उतार लेंगे लय, ठीक। यहाँ पर हो गया हमारा विद्यालय, जो कि पूरे निचोड़ के साथ हमने आपको बता दिया कि ये जो विद्यालय शब्द है ये संधि है, ये संधि विच्छेद है, ये पूरा, ये दोनों वर्ण है जिन वर्णों में संधि करवानी थी, ठीक। और ये संधि का जो निचोड़ है, ये दो वर्ण से एक वर्ण संधि बनी। उसके बाद इस जो इसमें से हमने स्वर को निकाल लिया था, पहले और दूसरे पद का, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, और उसमें से जो निकाला था यही दो वर्ण थे। इन दोनों वर्णों में हमने संधि करवाए, और संधि से हमें प्राप्त क्या हुआ? ये एक आ, संधि से मिल जाते हैं ना, अलग अलग तो रहते नहीं हैं। तो यहाँ पर अलग अलग दो वर्ण हैं, इनमें संधि करवाई हमने। संधि करवाने के बाद क्या हुआ कि एक वर्ण प्राप्त हुआ, और उसकी जो चिन्ह होती है ये आ की मात्रा होती है, इसी मात्रा से अब संधि होगी। यहाँ पर हमने फिर से वही उतारा, आधा स्वर को छोड़ दिया। यहाँ पर जो संधि हुई है इसको हमें बाद में जोड़ना है, तो ये लय हो गया। अब यहाँ पर जो संधि हुई है तो विद्या धन आलय, अब जग हो गया विद्यालय, ठीक। ऐसे होती है संधि। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुई क्या? नहीं हुई? क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो उसमें अगर कोई तीसरा अगर आके समझौता करवा देता है, भाई झगड़ा शांत करवा देता है, तो अगर दोनों में अगर झगड़ा ना हो तो जो संधि करवाने वाला होता है वो गलत नहीं होता, और उसकी बात अगर मान ली जाए तो अच्छी संधि होती है। अगर बात ना मानी जाए तो संधि गलत हो जाती है, यानी कि समझौता गलत हो जाता है। उसी प्रकार अगर इसकी बात ना मानी जाए यहाँ पर तो क्या होगा? संधि गलत हो जाएगी, हमें बात माननी पड़ेगी, तो इसलिए हमारी संधि सही हो जाएगी। अब इतना तो हो गया। अब हम आते हैं संधि के भेद पर, यानी कि संधि के प्रकार पर, संधि के रूप पर। देखिए यहाँ पर संधि के जो भेद हैं, संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं। मुख्य रूप से कितने भेद हैं संधि के? 3 भेद हैं, ठीक। संधि के 3 भेद हैं, कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि, और व्यंजन संधि का हल संधि, और विसर्ग संधि का अल संधि। हम इसको क्यों ऐसा कह रहे हैं अच संधि, हल संधि, अल संधि? क्योंकि ये सभी माहेश्वर सूत्र से बने हैं। आप लोग कामता प्रसाद गुरुजी का नाम सुने होंगे। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं 14, वो कहाँ से निकले हैं? शिव के डमरू से। जब वो नृत्य करते हैं, यानी कि अपना वो, अगर आपकी भाषा में कहें, हमारी भाषा में कहें तो डांस, ठीक। जब वो अपना नृत्य कर रहे होते हैं तो नृत्य करते समय होता क्या है, उनके जो डमरू है वो बजाते रहते हैं ना ऐसे, तो उसमें से 14 माहेश्वर सूत्र निकलता है। उसी माहेश्वर सूत्र से क्या मिला है? हाँ, उसी माहेश्वर सूत्र से ये पूरी संधियां बनी है। अब देखिए स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधि है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यड़ संधि, चौथा है वृद्धि संधि, और पांचवा है अयादि संधि। ये है स्वर संधि के 5 भेद, ठीक। उसके बाद
यहाँ पर देखिए व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि। व्यंजन संधि में बहुत सारी संधियां हैं, हमने मुख्य मुख्य संधियों को यहाँ पर लिखा है। हमने सिर्फ 8 संधि को लिखा है यहाँ पर। पहला है अच्युत संधि, उसके बाद खष्टुत संधि, फिर झल संधि, झलाम जसा झस संधि, उसके बाद खरिच संधि, अनुस्वार संधि, फिर टोरी संधि, फिर चर्तु संधि। ये 8 संधियां हमने किससे ली है? व्यंजन संधि से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर पूरा नियम के अनुसार हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ आप अभी ऊपर ही जाने रहिए कि संधि के भेद कितने हैं, ठीक। और यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग संधि, ये अंतिम संधि है। संधि का जो मूल रूप है 3, तीसरी संधि ये है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम इस चिन्ह से पहचानते हैं, और कहीं कहीं ये चिन्ह रहता है, कहीं बगैर चिन्ह के रहता है, वहाँ भी हमें पहचानना होता है। सारी पहचान आप लोगों को बताएंगे, बस आप लोग अंत तक बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए। ये तो है सिर्फ आप लोगों को संधि शब्द के जो है संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई, संधि की उत्पत्ति कैसे हुई, संधि आई कैसे, कहाँ से आई, क्यों आई, उन सब के बारे में भी हमने बताया। तो ये हो गई क्या विसर्ग संधि, अंतिम संधि यही है। हमने यहाँ पर संधि के प्रकार क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इस विसर्ग संधि के कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ इसमें नियम चलते हैं, रूल चलते हैं। 1 2 ऐसे 3 करके पूरे नियम के अनुसार आप लोगों को पढ़ाएंगे। कहाँ पर किस संधि का प्रयोग करने पर कहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, आप लोगों को हम इस वीडियो के बाद से शुरुआत करेंगे स्वर संधि से, ठीक। आप लोग बने रहिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अत्यधिक पसंद आया होगा, जो कि संधि के ऊपर था। संधि की व्युत्पत्ति के बारे में हमने आप लोगों को अभी बताया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तब जब हम इस संधि को पढ़ाएंगे, स्वर संधि को। स्वर संधि के सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, दीर्घ स्वर संधि को। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,